हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। इसके जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण जिसके चैप्टर 6 के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न इसमें से इम्पोर्टेंट बनते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पित्तरस भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। अथवा में एक क्वेश्चन और बन सकता है, पित्तरस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित होता है और कहाँ एकत्र होता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से आए तो भी यही आंसर लिखना है और इस प्रकार से आए तो भी यही एक आंसर आपको लिखना है। चलिए अब आप लोगों को आंसर बताता हूँ। इसमें से आप लोगों को उत्तर में लिखना होगा। देखिए, यकृत द्वारा स्रावित क्षारीय पाचक रस पित्तरस कहलाता है। यानी यकृत जो होता है उसके द्वारा जो स्रावित होता है क्षारीय पाचक रस, उसी को हम पित्तरस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, जिसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, जिसका संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, यानी कि पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका क्रिया स्थल, इसका जो है क्रिया स्थल ग्रहणी है। ठीक है। पित्तरस आंतों के एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्ताशय जो होता है वो, यानी पित्तरस जो होता है वो आंतों के एंजाइम हेतु भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। आमाशय से आई हुई लुगदी, आमाशय समझते हो, इसका मतलब होता है पेट। ठीक है। सबसे पहले भोजन हमारे पेट में जाता है। ठीक है। तो आमाशय से आई हुई लुगदी को पतला करता है। कैसा करता है, पतला। ठीक है। इसके बाद पित्त लवण वसा का एमल्सीकरण करते हैं, जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। तो इतना आप लोगों को इसमें आंसर इसमें देना होगा। ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। ठीक है। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर आप लोगों को बताना है। तो चलिए, उत्तर इसका है, देखिए, ऑक्सी या वायवीय श्वसन। ठीक है। इसी को हम वायवीय श्वसन कहते हैं और अनॉक्सी को कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये पूछ दे कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला अंतर क्या है, ऑक्सी। इस प्रकार से आप लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है। टेबल बना लेंगे तो आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्रम संख्या 1 में सबसे पहले पहला कार्ड क्या है, देखिए पहला अंतर। ठीक है। पहला अंतर देखते हैं ऑक्सी में, यानी इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। जो ऑक्सी श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो आवश्यक होती है। ठीक है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अनॉक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो अंतर है वो है, इस क्रिया में के अंत में CO2 व जल ही प्राप्त होते हैं। जो ये क्रिया होती है ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है इसके अंत में CO2 और जल ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस क्रिया के अंत में ईस्ट से एथिल अल्कोहल व CO2 बनता है। ठीक है। इसमें क्या बनता है, एथिल अल्कोहल और CO2। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए अंतर इसमें है, इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो अणु होता है, ग्लूकोज का अणु, उसका पूर्ण विखंडन हो जाता है। और अनॉक्सी में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। यानी आंशिक का मतलब होता है कम। ठीक है। बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इसका विखंडन होता है। इसका क्या होता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा अंतर है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें क्या है,
कि कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। पांचवा है कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। ये जो क्रिया होती है ऑक्सीशोषण की क्रिया, ये कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। और इसमें क्या है, अनोक्सी में केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ये जो होती है अनोक्सी में केवल कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन में अंतर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, धमनी और सिरा में 4 अंतर लिखिए। तो आप लोगों को धमनी और सिरा में 4 अंतर बताने हैं। चलिए इसके अंतर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आप लोग इसमें टेबल में यहाँ पर डालेंगे धमनी इस साइड में सिरा, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है अंतर इसमें, धमनी में क्या होता है कि रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। धमनी में जो रुधिर होता है वो सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। और सिरा में क्या होता है, सिरा में रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। इसमें जो रुधिर होता है वो हृदय की ओर बहता है। और दूसरा अंतर देखिए, हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। इसमें क्या होता है, धमनी में जो हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर जो होता है वो रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, ठीक है। इसमें सिरा में क्या होता है कि सिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी होती है व एक सी रहती है, धीमी होती है मगर एक सी रहती है इसमें, ठीक है। आगे देखिए तीसरा अंतर है कि धमनी में क्या है, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, ठीक है। धमनी में इनकी दीवारें जो होती हैं वो अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। और सिरा में क्या होता है कि इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, ठीक है। इसमें कम लचीली होती हैं और पतली होती हैं, ठीक है। चौथा अंतर देखिए, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। जिसमें ऑक्सीजन होती है वो रुधिर शुद्ध होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर और जितनी भी धमनियां होती हैं उनमें सभी में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इसमें देखिए पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में अशुद्ध यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। तो इसमें इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए 4 अंतर पूछे गए थे, यहाँ पर 5 हैं। आप लोग पाँचों याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक भूल भी जाते हैं तो 4 लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ से आप लोग इन्हें याद करके जाइए, ठीक है। पांचवा देखिए, धमनियों के कपाट नहीं होते। धमनियों में जो है कपाट नहीं होते, ये प्रायः गहराई में स्थित होती हैं। और सिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, ये प्रायः त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके धमनी और सिरा में अंतर, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है। यानी कि आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें दिया है उत्तर, देखिए हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन से हुआ है, ठीक है, से होता है। इसका जो निर्माण होता है वो लौह युक्त वर्णक जो होता है हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी पृष्ठवंशियों में यह, ठीक है, सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। केंचुआ तथा अपृष्ठवंशियों में यह रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है, ठीक है। आगे देखिए आगे यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः यह O2 संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था आपका हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। आगे देखिए, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य बताइए। आपको एंजाइम क्या है बताना है, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखकर उनके कार्य बताने हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखते हैं, एंजाइम कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहे जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहे जाते हैं। सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं तथा विशिष्ट प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दो एंजाइम निम्नलिखित हैं, क्या क्या हैं। पहला है लाइपेज। लाइपेज जो होता है यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इसका कार्य क्या होता है कि यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अगला देखिए, पेप्सिन। ठीक है, दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन का क्या कार्य है कि यह प्रोटीन को प्रोटियोजेज, ठीक है, यह प्रोटीन को प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में बदलता है। ठीक है, तो ये था आपका एंजाइम्स। एंजाइम क्या है, किन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखिए, उनके कार्य। तो इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। देखिए, छठे, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये आपको बताना है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए उत्तर में इसमें लिखेंगे हम कि लार में 99.5% जल, श्लेष्म, टायलिन एवं जीवाणुनाशी लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लार में जो होता है वो 99.5% जल, श्लेष्म, टायलिन एवं जीवाणुनाशी लाइसोजाइम होता है। ठीक है, पहला है इसमें देखिए, जल भोजन को नम बनाता है। जल क्या होता है, भोजन को नम बनाता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है। श्लेष्म के कारण क्या होता है, भोजन जो होता है वो चिकना हो जाता है। इससे भोजन को पचाने और निगलने में, चबाने, ठीक है, यहाँ पर है चबाने। ठीक है, श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। ठीक है, अगला है सेलाइवी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य क्या होता है कि सेलाइवी एमाइलेज, ठीक है, सेलाइवी एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। ठीक है, तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो थे ये आपके चैप्टर नंबर 6 से थे। ठीक है, किससे थे, चैप्टर 6 से। ठीक है, 6 से लघुत्तरीय प्रश्न थे। तो 6 क्वेश्चन ये आप लोगों को याद कर लेने हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इन्हें आप भूलिए मत बिल्कुल भी। ठीक है, आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।